गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैं भी थोड़ा आउट ऑफ सिटी हूँ, डेट्स वाई जो वीडियो आएगा कुछ इसी प्रकार का वीडियो आएगा, 2-3 वीडियो और आएगा। एक बार जब घर पे पहुँच जाओगा तो वीडियो प्रॉपर्ली बोर्ड पे आएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट प्रोसेस हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे ट्रांसपोर्टेशन तक, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन या एनिमल्स आप कह सकते हो। चलो कुछ बात को अपन लोग को फिर से पढ़ना है या कुछ बात को कह सकते हो कि जानना है। एक था भैया ब्लड प्रेशर क्या होता है, उससे पहले इधर सुनना ध्यान से। ये हमारा क्या हो गया भैया? ये हमारा हो गया हार्ट। क्या हुआ? ये हमारा ये हो गया हमारा हार्ट। एक बार वीडियो चेक कर लो क्या सही आ रहा है। चलो सही तो आ रहा है वीडियो। ये हमारा क्या है? हार्ट है। ये हमारा है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा चलो, हम क्या बोले थे हार्ट में? हार्ट जो होता है ये डबल सर्कुलेशन शो करता है। क्या करता है? डबल सर्कुलेशन शो करता है। अब सुनो, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? हार्ट्स क्या हमारे लंग्स और हमारे जो टिश्यू होते हैं या आप कह सकते हो जो सेल होते हैं, क्या दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है? मतलब मान सकते हैं दोनों के बीच में होता है। क्या टिश्यू से जो भी CO2 ब्लड होते हैं, जो CO2 होता है वो ब्लड में घुल के हार्ट के पास आता है और हार्ट से फिर जो है CO2 ब्लड लंग्स तक जाता है। मतलब ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब सुनना ध्यान से, फिर लंग्स से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है, फिर क्या हार्ट से टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ऐसे ही एक साइकिल चलता है। मान के चलो, लंग्स क्या किया? ऑक्सीजन को लाया कहाँ तक? हार्ट को लाया। हार्ट क्या किया? फिर ऑक्सीजन को दिया कहाँ? ट्रांसफ़र किया टिश्यू पे। वहाँ पे जाएगा तो क्या करवाएगा? ये रेस्पिरेशन करवाएगा, एनर्जी बनाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाएगा। फिर एनर्जी के साथ CO2 निकलेगा, उस CO2 को ब्लड में डिजॉल्व करके, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट तक जाएगा। फिर हार्ट से पंपिंग होकर लंग्स तक बाहर चल जाएगा। ये जो साइकिल जो चलता है ना, इसे कहते हैं एक साइकिल। इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं वन साइकिल। अब सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं होता है कि पहले CO2 आएगा फिर बाद में ऐसा नहीं होता है कि पहले O2 आएगा फिर बाद में CO2 जाएगा। O2 आते रहता है, CO2 जाते रहता है। मतलब ये जो प्रोसेस होता है, O2 आएगा CO2 जाएगा, O2 आएगा CO2 जाएगा, O2 आएगा CO2 जाएगा, ये साइमल्टेनियसली होते रहता है। अब सुनना, क्या इस प्रोसेस में जो ब्लड होता है, हम सिर्फ ब्लड का बात कर रहे हैं, क्या ब्लड हार्ट को 2 टाइम पास करता है ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल? एक बार जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वो हार्ट से निकला और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकला। तो डबल सर्कुलेशन होता है कि ब्लड पासेज थ्रू दी हार्ट 2 टाइम्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। ये समझ में आया? इसका क्या लिखिएगा डिफाइन? ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट, ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट 2 टाइम्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। ये समझ में आया? बोलो। तो ये क्वेश्चन आता है कि भैया जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, वो डबल सर्कुलेशन शो करता है। डबल सर्कुलेशन मतलब हार्ट से एक साइकिल में 2 बार ब्लड पास होगा। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है जो लंग से आता है हार्ट में, फिर हार्ट से जाता है टिश्यू में फॉर दी सेलुलर रेस्पिरेशन। एक बार क्या होता है, रेस्पिरेशन के में जो CO2 जो बनता है उस CO2 को बाहर निकालता है। तो ये बात समझ में आ गया। अब सुनो, एक टर्म आता है भैया सिस्टोल। क्या आता है? सिस्टोल। और एक टर्म आता है डायस्टोल। क्या आता है भैया? डायस्टोल आता है। सुनना ध्यान से, सिस्टोल को हम लोग सिंपल कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन। क्या कह सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। और डायस्टोल को रिलैक्सेशन कह सकते हैं। सुनना ध्यान से, क्या होता है जब चैम्बर में ब्लड फिलअप हो जाता है पूरी तरह से, क्या चैम्बर का जो वॉल होता है उसमें एक्साइटमेंट आएगा? तो एक्साइटमेंट आएगा तो चैम्बर का वॉल क्या उसमें प्रेशर बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा तो क्या वो कॉन्टैक्ट होगा? और चैम्बर का वॉल जो कॉन्टैक्ट होता है इसे कहते हैं सिस्टोल। यानी कि सिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जब चैम्बर खाली हो जाए, फिर से वो पुनः अपने पहले वाले पोजीशन में आना चाहेगा। मतलब क्या होगा? वो रिलैक्स हो जाएगा, फिर उसमें ब्लड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसे कहते हैं रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो भैया डायलेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा तो डायस्टोल होगा। अब इसमें एक बात और बता दें, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को ही सिस्टोल कहा जाता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो वेंट्रिकल्स होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे? सिस्टोल कहेंगे। जैसे राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरा तो राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो बाहर चले जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एरोटा के थ्रू पूरे बड़ी पार्ट्स में चले जाएगा।
एक होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकुलर, इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा उसी को कहते हैं डायस्टोल। मतलब कॉन्ट्रैक्शन का है, सिस्टोल को रिलैक्सेशन बोलेंगे, डायस्टोल को। कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिलैक्सेशन किसका होगा? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा। ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। फिर आप लोग एक चीज़ बहुत सुने होंगे कि भैया ये बीपी क्या होता है, ये बीपी क्या होता है। बीपी मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, बीपी कितना होता है? नॉर्मली 120/80 होता है, 80 होता है। ये जो 120 होता है इसे ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर हमारे ब्लड का। क्या होता है? ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और ये जो 80 होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो आप लोग जो बीपी बोलते हो 110/70 या जो भी बोलते हो, नॉर्मल जो बीपी होता है वो 120/80 होता है। तो 120 क्या हो गया? 120 सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। और 80 क्या हो गया भैया? 80 हो गया हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। क्या हो गया? डायस्टोलिक प्रेशर। ये बात समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गया, इसमें दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको हम बोलें कि भैया बीपी को जो है ना, आप बीपी को डिफाइन करो, तो बीपी को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा? क्वेश्चन ये आता है कि बीपी को डिफाइन कैसे कीजिएगा। तो बीपी को आप डिफाइन कर सकता है, आप कीजिएगा जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, उसमें भी जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका सिस्टोल होगा, तो वहाँ से ब्लड एरोटा में जाएगा। तो एरोटा में जब ब्लड जाएगा तो वहाँ पे एक प्रेशर से जाएगा। तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड वेसल पे एक प्रेशर लगाएगा। डेड प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो इसमें आप लिख सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन दी वॉल ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हो गया कंप्लीट। अब ये हार्ट आपका कंप्लीट हो गया, हार्ट कंप्लीट हो गया। चलो, आपको हार्ट कंप्लीट हो गया ट्रांसपोर्टेशन में। हार्ट के बाद आपका आर्टरीज कंप्लीट हो गया और वेंस कंप्लीट हो गया। देन आपका क्या कंप्लीट हो गया? बताओ। 3 सिस्टम होता है, हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गया, वेंस हो गया, और बताओ। हार्ट्स हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन हो गया, और क्या बच गया? जल्दी जल्दी बताओ। ब्लड, ब्लड भी तो पढ़ाए थे ना। क्या हो गया? ब्लड हो गया। अब सुनना ध्यान से, हम जो आपको बताए कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ह्यूमन बींग्स में, वहाँ 3 सिस्टम काम में आएगा। पहला हार्ट होता है, दूसरा आर्टरीज होता है, और तीसरा ब्लड होता है। तो आप लोग हार्ट के बारे में बहुत ही बढ़िया से पढ़ लिए, ब्लड के बारे में और बढ़िया से पढ़ लिए, आर्टरीज वेन पढ़ लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ आपका छूट रहा है, वो होता है लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ। क्या होता है भैया? वो होता है लिम्फ। अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा। लिम्फ में क्या हो गया? मान के चलो ये क्या है? ये है हमारा ब्लड वेसल। क्या है? ब्लड वेसल। इसके अंदर ब्लड सेल्स है, कॉर्पसस वगैरह है, और ये हो गया इंटरसेलुलर, मतलब ये हो गया सेल वगैरह हो गया ब्लड के। तो ये टिश्यू है, सेल है, सेल के बीच में, और यहाँ क्या है? ये ब्लड वेसल है। अब सुनो ध्यान से, जो स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन दिस सेल, डेट स्पेस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। इसे क्या कहते हैं भैया? इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। अब सुनो ध्यान से, ये जो ब्लड वेसल होता है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं। इस पोर के थ्रू क्या होते हैं? जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के इस इंटरसेलुलर स्पेस में चले आते हैं, और जहाँ पे इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो जो प्लाज्मा ब्लड वेसल से एस्केप कर गया, बाहर निकल गया, उसे क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ को आप बेसिकली कह सकते हैं एस्केप प्लाज्मा भी कह सकते हो। एस्केप प्लाज्मा कहाँ से वो बाहर निकल गया भैया? वो बाहर निकल गया आपका हमारे ब्लड वेसल से। कहाँ चले आया? वो चले आया आपको, कहाँ चले आया? वो चले आया आपको इंटरसेलुलर स्पेस में। इसी को कहा जाता है प्लाज्मा। चलो, इसी कहते हैं लिम्फ। अब सुनो, लिम्फ में क्या होता है कि भैया लिम्फ में आरबीसी अब्सेंट होता है, जबकि ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है। इसके पीछे रीज़न सुनो। ब्लड लाल था, लाल क्यों था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट था? आरबीसी में प्रेजेंट था। ये जो लिम्फ होता है इसमें आरबीसी नहीं आ पाता है। आरबीसी क्यों नहीं आ पाता? सुनना, आरबीसी का साइज इस पोर के साइज से, जो पोर प्रेजेंट था ब्लड के ब्रिज में, उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो इस पोर से कहीं ज़्यादा होता है, डेट्स आरबीसी एस्केप नहीं कर पाता इंटरसेलुलर स्पेस में, तो जो सिर्फ प्लाज्मा एस्केप कर पाता है, डब्ल्यूबीसी चले आते हैं। तो लिम्फ जो होता है येलोइश कलर का होता है। क्या किसका कलर का होता है? येलोइश कलर का होता है। लिम्फ क्या होता है? येलोइश कलर का होता है। अब सुनो,
लिप में क्या WBC प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट होगा, सिर्फ RBC नहीं आ पाता, बाकी सब कुछ प्रेजेंट होगा। तो जब WBC प्रेजेंट होगा, क्या ये इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करेगा? इट आल्सो गिव्स इम्यूनिटी। क्या करेगा? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और इंटरसेलुलर स्पेस में जो भी जर्म्स वगैरह है उसे ये किल करेगा। क्या करेगा? इसे किल करेगा। इतना तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत बोलो? तो आप लोग लिम्फ में आप लोग आराम से कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कोई बताइएगा लिम्फ में क्या कह सकते हो? लिम्फ में आप सिंपल बोलिएगा, एक सर्कुलेटरी मीडियम ये भी होता है जिसके थ्रू जो है जो प्लाज्मा जो ब्लड कैपिलरी से एस्केप कर जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच के वहाँ पे जर्म्स को किल करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। चलो ये समझ में आया? आपका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ख़त्म। अब सुनना ध्यान से, हम लोग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे सिलेबस में दिया नहीं है, थोड़ा बहुत बता दें। अगर आप लोग ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं, जैसे कि आप घी खाए, मक्खन खाए, चीज़ खाए, बटर खाए, अगर ये सब ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो भी ब्लड वेसल्स होता है, जो आर्टरीज होता है, उस आर्टरीज में क्या होता है कि फैट जाके डिपॉजिट हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। तो वो क्या करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड के फ्लो को रोकता है, ब्लड के फ्लो को वो जो है ना धीरे कर देता है। जब ब्लड के फ्लो को धीरे करेगा, क्या पूरी तरह से ब्लड सभी जगह सर्कुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर वो हार्ट में जाके ही कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, और कोलेस्ट्रॉल का नेचर होता है चिपचिपा कर, मतलब स्टिकी नेचर का होता है, तो वो क्या करेगा? जो भी आर्टरीज वेन्स होता है उसको जो है ना वो स्टिक कर देगा। जब उसको स्टिक कर देगा तो ब्लड दौड़ नहीं पाएगा, ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो इससे जो है ना ब्लड प्रेशर भी होते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर ये भी होता है। चलो ये ख़त्म हो गया पूरी तरह से, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और कुछ रहा बाकी बताने के लिए तो ये बताना। सब कुछ ख़त्म हो गया आपका, हर एक चीज़ ख़त्म हो गया। लिम्फ को हम डिफाइन कर देते हैं, आप लोग लिख लो। अ येलोइश फ्लूइड एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। वही बात है जो आपको हम बताए थे। NCERT इस लाइन ऐसे लिखती है लाइन को। हाँ एक बात याद रख लेना, ये जो होता है ना इसमें लिम्फ में प्रोटीन कम होता है एज कम्पेयर टू ब्लड। ब्लड में क्या होगा भैया? ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा होता है। ये आपका नोट से लिख लेना। इसी तरह से आज वर्ड एडजस्ट कर लो एक्सक्रिएशन तक। नेक्स्ट चैप्टर में शायद हम अपने घर पे हो गए। ये क्लियर हो गया? चलो अब आपका पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये सिर्फ एनिमल्स का क्लियर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का भी क्लियर नहीं हुआ। प्लांट्स तो भैया बहुत ईजी है। क्या है? बहुत ईजी है, सुनना ध्यान से। अच्छा आप लोग अगर हम सिंपल पूछे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या सही बात बोले? बिल्कुल सही बात बोले। ट्रांसपोर्टेशन तो यही होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब सुनना ध्यान से, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है वो दो तरह से होता है। दो तरह से कैसे होता है सुनना। एक होता है ट्रांसपीरेशन, एक क्या होता है? एक होता है ट्रांसपीरेशन। एक क्या होता है? एक होता है ट्रांसपीरेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। दूसरा क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसपीरेशन क्या था? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन क्या था? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इसको ट्रांसपोर्टेशन। अब उसमें अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह तो उसे कहेंगे ट्रांसपीरेशन। उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे ट्रांसपीरेशन। अगर फूड का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट या वन प्लेस टू अदर, इसे कहेंगे हम लोग ट्रांसलोकेशन। H2O के साथ आप यहाँ ऐड कर सकते हो मिनरल्स वगैरह भी। अगर पानी और खनिज का अगर परिवहन होगा एक जगह से दूसरी जगह उसे कहेंगे ट्रांसपीरेशन। और दूसरा आप फूड का अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इसको ट्रांसलोकेशन। अब इस चीज़ को बढ़िया से समझना है। ये जो ट्रांसपीरेशन जो, अब सुनो ये क्या है भैया? ये हमारा प्लांट्स है। प्लांट्स खाना कैसे बनाएगा? प्लांट फूड कैसे बनाएगा? फूड बनाएगा एक प्रोसेस से, उसे क्या कहते हैं भैया? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं भैया? फोटोसिंथेसिस। अब सुनना ध्यान से, क्या फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है? बिल्कुल। अगर वाटर नहीं आएगा तो फोटोलाइसिस तो वाटर का होगा ही नहीं, तो कार्बन का रिडक्शन होगा? रिडक्शन नहीं होगा, हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अब सुनना ध्यान से, ये वाटर प्लांट कहाँ से लेता है? ये वाटर प्लांट सॉइल से लेगा। सॉइल से कैसे लेगा? थ्रू रूट। और रूट से भी कैसे लेगा? रूट से हेयर प्रेजेंट होते हैं, हाँ या ना? अब सुनो ध्यान से, रूट से हेयर से रूट्स में आया, फिर रूट से क्या आएगा? स्टेम में आएगा, फिर स्टेम से कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा। कहाँ जाएगा? लीफ में। फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं? लीफ को कहते हैं। तो जहाँ पे खाना बनेगा पानी का भी तो वहीं पे ना डिमांड होगा, तो
पानी कहाँ जाएगा, लिप में जाएगा। अब पानी खाली सुन लेना कि हाँ सॉइल से जो है ना, मिट्टी से रूट एयर्स में आया, रूट एयर्स से जो है ना रूट्स में आया, वहाँ से स्टेम, स्टेम के थ्रू कहाँ चले गया, लिप में। सुनने में जितना इजी लगता है इतना इजी है ना, इजी अभी बनाते हैं, सुनो ध्यान से, इजी अभी बनाते हैं। प्लांट्स में एक टिश्यू होते हैं, एक वेस्क्यूलर, प्लांट में वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। सुनना ध्यान से, प्लांट्स में क्या होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं दो तरह के, एक होता है जाइलम, क्या होता है भैया, एक होता है जाइलम, आप लोग 9th क्लास में भरपूर मात्रा में पढ़ के आए हो। एक क्या होता है, एक होता है फ्लोएम, क्या होता है, फ्लोएम। अब सुनो, ये जो जाइलम होता है ये ट्रांसपीरेशन के लिए, ये जो है ना ये H2O प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जाइलम क्या करवाएगा, पानी और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। ये जो फ्लोएम होता है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब सुनना ध्यान से, कहानी में क्या मज़ा आएगा। हम पहले पढ़ते हैं जाइलम के बारे में, जाइलम के बारे में। जाइलम जो होता है, इसका जाइलम 4 चीज़ से बने होते हैं, या जाइलम का आप कह सकते हैं 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं भैया, जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या क्या होते हैं। पहले तो होते हैं ट्रिकीट्स, क्या होते हैं भैया, जाइलम ट्रिकीट्स होते हैं। फिर आते हैं जाइलम वेसल्स आते हैं। फिर आपका आएगा जाइलम पेरेन्कियामा, क्या आएगा, जाइलम पेरेन्कियामा, कौन सा माँ, पेरेन्कियामा। एक आएगा आपका जाइलम फाइबर्स, क्या आएगा, जाइलम फाइबर्स बोल दो, या इसको जाइलम स्क्लेरेन्कियामा बोल दो। ये जो ट्रिकीट्स होते हैं भैया ये आपका डेड नेचर का होता है। कैसे होते हैं, डेड होते हैं। वेसल्स भी क्या होते हैं, डेड होते हैं। जाइलम पेरेन्कियामा सिर्फ लिविंग होते हैं, और जाइलम फाइबर्स भी डेड होते हैं। जाइलम का 4 कंपोनेंट्स यानी कि 4 चीज़ से मिलकर जाइलम बना है, जिसमें देखो 3 चीज़ मरे हुए हैं, डेड है, और एक जिंदा है। तो जाइलम का जो होता है 75% पार्ट डेड होता है, ओनली 25% पार्ट लिविंग होता है। डेट्स वाई जाइलम इसको डेड टिश्यू, जाइलम को क्या बोलते हैं भैया, डेड टिश्यू बोलते हैं। ये बात समझ में आया। अब सुनो, ट्रिकीट्स और वेसल्स क्या करेगा, H2O का जो मूवमेंट होता है, पानी सॉइल से जो लीफ तक जो पानी गया, इस पानी को मेंटेन करने का काम किसका होता है, पानी का मूवमेंट करने का काम किसका होता है, ट्रिकीट्स और वेसल्स का। एक होता है जाइलम पेरेन्कियामा, ये पेरेन्कियामा क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा पानी को ऊपर लाने में, और पानी का स्टोरेज भी करवाएगा। यानी कि ये होता है आपका स्टेम, समझ सकते हो। और फाइबर्स जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, या आपको ऐसे कर दो कि ये स्ट्रेंथ देता है किसको, जब वाटर का मूवमेंट होता है तब प्लांट्स को। सभी का फंक्शन समझ में आ गया, सभी का फंक्शन समझ में आ गया। अब सुनो, जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ H2O करता है, मतलब कंडक्शन ऑफ H2O या मूवमेंट ऑफ H2O करता है। H2O जो करेगा कहाँ से कहाँ करेगा, कहाँ से कहाँ करेगा, ये करेगा सॉइल टू लीप, कहाँ करेगा, सॉइल टू लीप, बस। और ये बस एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, यूनि डायरेक्शन में। पानी कहाँ मिलेगा प्लांट्स को, पानी मिलेगा सॉइल में, और पानी को कहाँ पहुँचाना है, फूड फैक्ट्री में, लीप में, तो पानी कहाँ जाएगा, सॉइल टू लीप जाएगा। तो ये यूनि डायरेक्शन होता है। और ये एक होता है आपका पैसिव प्रोसेस। ये क्या होता है भैया, ये होता है पैसिव प्रोसेस। ये क्या होता है, पैसिव प्रोसेस, मतलब यहाँ पे कोई भी ATP का ज़रूरत नहीं होता है। ATP यानी का इस प्रोसेस को करने की कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होता है। ये क्या होता है भैया, हमारा पैसिव प्रोसेस। और ये जो एक्टिविटी जो होता है ना सॉइल का कंडक्शन, ये आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। देख लो, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। ये बात समझ में आया, हाँ या ना, इसमें दिक्कत है बोलो। जाइलम के बारे में समझ में आया, ये क्या होगा, यूनि डायरेक्शन होगा और अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। इसमें कोई दिक्कत, मेरे समझ से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जहाँ तक हम आप लोग को पढ़ा है उस लेवल तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब सुनो, पानी ऊपर क्यों आ रहा है, उससे पहले एक चीज़ आप लोग पढ़ो, एसेंट ऑफ शेप। क्या पढ़ते हैं, एसेंट ऑफ शेप। क्या पढ़ते हैं भैया, एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप क्या होता है, एसेंट ऑफ शेप सुनना ध्यान से। क्या जो जाइलम होता है वो पानी का कंडक्शन करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्या पानी को अपवार्ड लाता है, ऊपर की ओर लाता है, रूट से कहाँ लाता है, प्लांट्स के पार्ट में लाता है, किसके अगेंस्ट लाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लाता है। तो इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है एसेंट ऑफ शेप। क्या कहते हैं भैया इस मैकेनिज्म को, एसेंट ऑफ शेप। आप सिंपल कर सकते हो, जाइलम क्या करवाया, कंडक्शन ऑफ वाटर करवाया। जाइलम क्या करवाया, कंडक्शन ऑफ वाटर करवाया फ्रॉम रूट्स टू
लीप अगेंस्ट द ग्रेविटी, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड असेंट ऑफ सेप। चलो इसको एक बार हम डिफाइन करते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, कौन सा मूवमेंट? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी वाया जाइलम इज कॉल्ड असेंट ऑफ सेप। इसमें कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं होता है, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलो अब सुनो ध्यान से, एक ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्या होता है सुनो ध्यान से। ट्रांसपीरेशन आप बेसिकली कह सकते हो जो लीप के जनरल सरफेस से पानी का, लीप के जनरल सरफेस से जो पानी का क्या होता है, जो पानी मूव आउट कर जाते हैं, पानी क्या करते हैं वहाँ से लूज कर जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो आप कह सकते हैं ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये यहाँ इसमें कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से, ट्रांसपीरेशन समझना है। ट्रांसपीरेशन क्या है? पानी का, पानी वेपर के फॉर्म में निकल जाना प्रत्येक से, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपीरेशन ये जो होता है ना, वाटर के कंडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब सुनना ध्यान से कैसे। अगर ट्रांसपीरेशन हुआ, सुनो ध्यान से, अगर ट्रांसपीरेशन हुआ, पानी कहाँ से निकला? पानी प्लांट से निकला, प्लांट्स के पार्ट से निकला। जब पानी प्लांट्स के पार्ट से निकलेगा, क्या एक वहाँ पे पानी कम हो जाएगा? जब पानी कम हो जाएगा तो प्लांट्स को तलब मचेगा कि भैया पानी कम है, पानी लाओ, पानी लाओ। तो जब ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, प्लांट के बॉडी के अंदर पानी कम हो जाएगा, तो ये जो है ना एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशन जो क्या करता है, ट्रांसपीरेशन से वाटर वेपर फॉर्म में लूज होता है, तो वाटर की कमी होता है, और वाटर की कमी की वजह से वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। और ट्रांसपीरेशनल पुल से क्या होता है, इसके थ्रू पानी जो है ना ऊपर की ओर खींचते हुए चले आता है विद दी हेल्प ऑफ जाइलम। तो ट्रांसपीरेशन हुआ, इस वजह से पानी ऊपर की ओर आया, तो इसको क्या बोले? ट्रांसपीरेशनल पुल बोले। मतलब ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी को ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। इसमें दिक्कत है? बोलो हाँ या ना? इसमें दिक्कत नहीं है। अगर इसको डिफाइन करना चाहते हो तो इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हो इस तरह से। इसको अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हो, इसको आराम से डिफाइन कर सकते हो। व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, अ पुलिंग फोर्स इज जनरेट, दिस इज नॉन एज ट्रांसपीरेशनल पुल। एसेंट ऑफ सेप और ट्रांसपीरेशन दोनों में दिक्कत है। एसेंट ऑफ सेप कुछ नहीं था, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स पार्ट्स, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। ट्रांसपीरेशनल पुल क्या होता है? व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द, यानी सिंपल कर दो, व्हेन ट्रांसपीरेशन इज अकर्ड there is a force which cause the movement of water from roots is called transpirational pull। ऐसे भी कह सकते हो। तो ये समझ में आया? सिंपल सा लिख लो, when water is lost from the surface of leaves, when water is lost from the surface of leaves due to the process of transpiration, a pulling force is generated, this is known as transpirational pull। ये समझ में आया? हाँ या ना? इसमें दिक्कत है? बोलो। अब आता है भैया एक, ये बात तो समझ गए, बोल ये बताइए ट्रांसपीरेशन का जो है ना, ट्रांसपीरेशन का फंक्शन क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्या करता है? क्या वाटर को प्लांट से बाहर निकालने का काम करता है? तो ये क्या करता है? आपको टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ ये वाटर का कंडक्शन करवाता है और ये साथ ही साथ ट्रांसपीरेशनल पुल को जनरेट करता है। और ट्रांसपीरेशनल पुल जब जनरेट होगा तभी तो वाटर कंडक्शन होगा। तो ये सब जो है ना ट्रांसपीरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना फंक्शन हो गया। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, यानी कि ट्रांसपीरेशनल पुल की बात किया जा रहा है। ये बात समझ में आया? चलो, तो पानी ऊपर कैसे आएगा ये बात समझ में आ गया। उसमें एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशनल पुल, फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये सब समझ में आ गया। अब आता है भैया फूड कैसे आएगा प्लांट में? फूड कहाँ बनता है? फूड बनता है लीफ में। लीफ को क्या बोलते हैं? लीफ को बोलते हैं फूड फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री। अच्छा एक बात बताओ, जब लीफ में खाना बना तो जब क्या लीफ से हर एक प्लांट के पार्ट में जाएगा? मान लो एक प्लांट का 4 पार्ट है, या चारों पार्ट में जाएगा? चारों पार्ट में जाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन होगा भैया ये जो है ना लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये फूड मूव करेगा। तो फूड का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इसको ट्रांसलोकेशन, इसको डिफाइन किया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको ट्रांसलोकेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं?
समझ में आया? अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक प्लांट है, यहाँ पे एक लीफ है, तो लीफ और यहाँ खाना बना, तो क्या खाना ऊपर की ओर जा सकता है, खाना नीचे की ओर जा सकता है? तो क्या ये अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवार्ड्स द ग्रेविटी दोनों तरफ जा सकता है? तो इसका डायरेक्शन हो जाता है बाय डायरेक्शन। क्या होता है? बाय डायरेक्शन मूवमेंट होता है। बट जाइलम में ओनली यूनि डायरेक्शन मूवमेंट होता है। और हाँ, इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। एनर्जी मतलब एटीपी की ज़रूरत चाहिए, तो इसे कहते हैं पैसिव प्रोसेस। जिस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता हो उसे कहते हैं पैसिव प्रोसेस। ये समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनो, फ्लोएम के भी जो होते हैं ना 4 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बट यहाँ जाइलम से जस्ट अपोजिट होते हैं। फ्लोएम 75% लिविंग होते हैं एंड 25% डेड होते हैं। अच्छा एक बात सुनो, मरे हुए जो भी रहेगा क्या उसको एनर्जी चाहिए? उसको एनर्जी नहीं चाहिए। तो जाइलम तो मरा हुआ था, जो जिंदा है वही ना काम करेगा। वहाँ पे लिविंग पार्ट 25% देता है, डेड, सो वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। यहाँ लिविंग पार्ट 75% है। ओवरऑल फ्लोएम जो होता है एक लिविंग होता है, लिविंग नेचर का होता है, तो यहाँ एनर्जी का जरूरत चाहिए, और जिसमें एनर्जी का जरूरत चाहिए उसे कहते हैं पैसिव प्रोसेस। ये समझ में आया? अब सुनो, इसके 4 कंपोनेंट का नाम सुनना। पहला होता है आपका सिप ट्यूब। पहला क्या होता है भैया? पहला होता है सिप ट्यूब। दूसरा होता है कंपेनियन सेल। दूसरा क्या होता है? कंपेनियन सेल। 9th में सब पढ़ के आए आप लोग। एक होता है फ्लोएम फाइबर्स। क्या होता है? फ्लोएम फाइबर्स होता है, जिसको फ्लोएम स्किनक्यामा भी कहते हैं। एक होता है फ्लोएम पेरेन्क्यामा। क्या होते हैं भैया? फ्लोएम पेरेन्क्यामा भी होते हैं। क्या होता है? फ्लोएम पेरेन्क्यामा भी होता है। सिप ट्यूब और कंटेनियन सेल जो होगा ये क्या करेगा? सिप ट्यूब और कंटेनियन सेल ये हेल्प करेगा कंडक्शन ऑफ फूड, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्लांट से लीफ से ऊपर जाना है, नीचे जाना है, रूट्स में जाना है, स्टेम में जाना है, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या करेगा? ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है? स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और फ्लोएम पेरेन्क्यामा ये फूड का स्टोरेज करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा भैया? फूड का स्टोरेज करने में हेल्प करेगा। और पहली बात, प्लांट में जो फूड स्टोर होगा, प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। और एनिमल्स में किस में स्टोर होगा? एनिमल्स में स्टोर होगा ग्लूकोज के फॉर्म में। यही ग्लूकोज जब अपन लोग ब्रीदिंग करते हैं तो O2 आता है, तब जाके इसी का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो एनर्जी निकलता है। तो प्लांट्स में फूड फॉर्म होगा स्टार्च के फॉर्म में और एनिमल्स में ग्लूकोज के फॉर्म में। चलो ये बात समझ में आया? हाँ या ना? और आपके लिए एक बात हम बता दें कि जो सिप ट्यूब होता है उसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। आप लोग 9th में पढ़ के यहाँ न्यूक्लियस अब्सेंट होता है सिप ट्यूब में, और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। ये सिप ट्यूब जब इमेच्योर होता है तब उसके पास न्यूक्लियस रहता है। जैसे जैसे वो मैच्योरिटी गेन करता है, मतलब वो जब वो बढ़ता है, ग्रो करता है, तो इसके अंदर से न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये आपका टोटल था प्लांट्स का पूरा। तो हमको नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पूरा बढ़िया से बता चुके हैं। तो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। NCERT लिखती है देयर आर 2 मेन कंडक्टिंग पाथवे इन प्लांट। पहला बताया है जाइलम, दूसरा बताया है फ्लोएम। जाइलम में लिखाया है कि कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, नो एनर्जी यूज्ड इन, मतलब क्या है? ये पैसिव प्रोसेस है। फ्लोएम बोलता है कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम, कैरीज प्रोडक्ट, सॉरी उल्टा बता दिए, एनर्जी यहाँ यूज हुआ तो ये एक्टिव प्रोसेस हुआ ना। एक मिनट यहाँ ध्यान देना, आपको जो हम बोले जहाँ एनर्जी यूज होगा उसे कहेंगे एक्टिव प्रोसेस, जहाँ एनर्जी यूज नहीं होगा उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे हम लोग पैसिव प्रोसेस। समझ में आया? हाँ या ना? चलो देख लेना, बाकी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन में। और हाँ, एक्सक्रिएशन का भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, ऐसे ही वीडियो आएगा। घर से बाहर है, दिल्ली में है, थोड़ा आए हैं, तो आप लोग पढ़ो और जो भी दिक्कत हो बताना आप लोग। चलो, जय हिंद।